नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। देश में संवैधानिक अधिकारों से लेकर दलितों, वंचितों के मुद्दों पर, उनके सरोकारों पर मुखर आवाज़ में अपनी बात कहने वाले डॉक्टर रविकांत ने हाल में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। डॉक्टर रविकांत लखनऊ विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए वो हमारे साथ आज जुड़े हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर रविकांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद, चूंकि आपसे हमारी ये पहली बातचीत है, इसलिए बुनियादी सवाल से ही मैं शुरू करूंगा कि आप तमाम मंचों पर अपनी बात धड़ल्ले से, मुखरता से रखते रहे हैं। आपको तमाम जगहों पर हम आपके आर्टिकल्स भी पढ़ते रहे हैं, तो फिर क्या ज़रूरत पड़ी कांग्रेस पार्टी या कहें एक राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करने की? सबसे पहले तो बहुत आभार आपका और आपके दर्शकों का बहुत शुक्रिया। आपका जो सवाल है, और मुझे लगता है कि ये सवाल मुझसे जरूर होना चाहिए। मैं अंबेडकरवादी विचारधारा से प्रभावित होकर के लगातार दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के जिन मुद्दों पर बात करता रहा हूं, उसका खामियाजा भी कई बार भुगतना पड़ा, फिजिकल अटैक से लेकर के और एफआईआर तक हुई। लेकिन आज ये जो निर्णय मेरा है, पिछले महीने जो मैंने लिया 14 अगस्त को, उसको लेकर के लोगों के मन में ये जरूर सवाल होगा कि मैंने कांग्रेस पार्टी क्यों ज्वाइन की। दरअसल आज जो खतरा है इस देश पर, संविधान पर, लोकतंत्र पर, उस खतरे के सामने हमें एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार होना होगा। और पिछले 2 साल में अगर हम देखें, राहुल गांधी जी जब से भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की है, तब से लेकर के और अब तक वो सामाजिक न्याय के मुद्दों पर बेहद मुखर होकर के बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ये कहते हैं कि आदिवासी इस देश के पहले मालिक हैं। राहुल गांधी इस बात को भी रेखांकित करते हैं कि दलितों के लिए जो आरक्षण था वो खत्म किया जा रहा है, उनके लिए एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट थे वो खत्म किए जा रहे हैं, उनके सपनों को छीना जा रहा है। जो ओबीसी समाज है उसके जो आरक्षण का सवाल तो छोड़ दीजिए, उन्हें आरक्षण अब तक ठीक तरीके से मिला ही नहीं। लगातार एनएफएस हो रहे हैं, विश्वविद्यालय हो या कोई सरकारी नौकरियां हो। तो ये जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ हम अलग अलग लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, अलग अलग मोर्चे पर जो बातें कह रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे, जो संघर्ष कर रहे थे, इस समय हमें लगा कि हमें क्यों नहीं राहुल गांधी के कंधों को मजबूत करना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को और सशक्त करना चाहिए। क्योंकि आज की तारीख में जो बहुजन समाज को लेकर के राजनीति करने वाली पार्टियां थी, वो कहीं ना कहीं खामोश है, वो उन मुद्दों पर मुखर नहीं है। और आज की जो नरेंद्र मोदी की सत्ता है, और खास करके उसके पीछे जो आरएसएस की पूरी सत्ता है, उसके सामने खड़े होकर के संविधान बचाने और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई जरूरी है। और इसीलिए हमें ये लगा कि कांग्रेस पार्टी के साथ आना चाहिए। और मैं एक और बात रेखांकित कर दूं कि मैंने राहुल गांधी की कांग्रेस को ज्वाइन किया है। वो कांग्रेस जो आज खुल करके सामाजिक न्याय की बात कर रही है, वो कांग्रेस जो इस देश में किसी भी तरह की हिंसा, किसी भी तरह की नफरत, किसी भी तरह के भय के खिलाफ बिल्कुल निश्चिंत होकर के, बिना किसी डर के वो लड़ाई लड़ रही है। और इसीलिए हमें लगा कि राहुल गांधी जी के साथ जाना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि हमने राहुल गांधी की कांग्रेस को ज्वाइन किया। नहीं तो कुछ लोग ये कह सकते हैं कि एक एकेडमिशियन का, एक शिक्षाविद का सीधे सीधे राजनीति से जुड़ना, कि आपके खिलाफ यूनिवर्सिटी में, जैसा आपने भी कहा, आपको फिजिकल हमले झेलने पड़े, एफआईआर हुई, आपके खिलाफ यूनिवर्सिटी ने मुकदमा चलाने की इजाज़त दे दी। कुछ लोगों ने इसे आपका उत्पीड़न कहा, कुछ लोगों ने इसे यूनिवर्सिटी की कार्रवाई को किसी नज़र से देखा। तो ये तमाम उठापटक जो एज अ प्रोफेसर आपके जीवन में आई, क्या ये भी एक वजह बनी कि एक राजनीतिक मंच से सीधे तौर पे जुड़ा जाए? नहीं, जिन लोगों को ये लगता है कि मैंने किसी डर के वजह से किया, तो मेरे ऊपर एफआईआर 2022 में हुई थी जी, तो मैं उसके बाद भी ज्वाइन कर सकता था। ये कोई वजह नहीं है, और ये वजह इसलिए भी नहीं हो सकती क्योंकि हमारा समाज हमारे साथ खड़ा था। 2022 में पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में आंदोलन हुए थे, बिहार में आंदोलन हुआ था, राजस्थान में आंदोलन हुआ था, मध्य प्रदेश में आंदोलन हुआ था। तो हमें उस डर की वजह से नहीं, क्योंकि जब समाज आपके साथ खड़ा है तो फिर डरने की कोई जरूरत नहीं होती है। और हम तो वो लोग हैं जो क्या खोएंगे, हमारे पास खोने के लिए क्या है? हमारे पास खोने के लिए सिर्फ बेड़ियां है और पाने के लिए पूरा आसमान है।
तो हमें इस बात की कतई चिंता नहीं है कि हमारे साथ कल क्या होगा, हम जेल जाएंगे या हमारी नौकरी बचेगी कि नहीं बचेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने न पहले कभी कंप्रोमाइज किया और ना आज की तारीख में कोई कंप्रोमाइज कर रहा हूं। आज लड़ाई बड़ी है और वो लड़ाई है सीधे तौर पर जहां वोट चोरी करके सत्ताएं बन रही हो, जहां जो वोटिंग राइट है। और जरा इस पर गौर कीजिएगा कि जब संविधान बन रहा था सार्वभौमिक मताधिकार दिया हमारे पुरखों ने, बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर के नेहरू जी, पटेल साहब, सब ने, किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। यहां तक कि महिलाओं को अधिकार दिया गया जो उस समय के दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक देशों में 86 देशों में महिलाओं को अधिकार नहीं थे, वोटिंग राइट नहीं थे, यूरोप के देशों में नहीं थे। लेकिन भारतीय संविधान को बनाने वाले लोगों ने, हमारे पुरखों ने उनको मताधिकार दिया, आदिवासियों को मताधिकार दिया, दलितों को मताधिकार दिया, जो शिक्षित भी नहीं थे, जो गरीब थे। आज उसी वोटिंग पर, उसी वोटिंग राइट पर खतरा है। आज वोटिंग राइट खत्म करने की साजिश की जा रही है। उस समय हम क्या करेंगे? उस समय क्या हमको सिर्फ बोलना चाहिए? उस समय क्या हमें आगे बढ़कर के लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए? और पॉलिटिक्स को जो लोग समझते हैं कि ये खराब चीज है, लेकिन उम्मीदें तो सारी पॉलिटिक्स से करते हैं, किसी न किसी राजनीतिक दल की तरफ देखते हैं। और मैं ये भी बता दूं कि राजनीति में जब भी साहित्य के लोग रहे, मैं तो साहित्य का विद्यार्थी हूं, जब भी विधिवेत्ता रहे, जब भी अच्छे बुद्धिजीवी आए, उन्होंने राजनीति को बेहतर बनाया है। मैं तो नेहरू जी और दिनकर जी के रिश्तों को देख रहा हूं। एक बार नेहरू जी सीढ़ियों से लड़खड़ाए, दिनकर जी ने उनका हाथ पकड़ करके संभाला। नेहरू जी ने कहा शुक्रिया, तो दिनकर जी ने कहा नहीं, शुक्रिया की क्या बात है, जब जब राजनीति लड़खड़ाती है साहित्य सहारा देता ही है। तो आज जब देश पर ऐसा खतरा हो, जहां लोकतंत्र लड़खड़ा रहा हो, जहां संविधान को खत्म करके मनुस्मृति के लागू करने की बात की जा रही हो, जहां सेंगोल स्थापित किया जा रहा हो अशोक की लाट के सामने, उस समय इस देश के बहुजनों का, इस देश के दलितों का, इस देश के आदिवासियों का ये दायित्व तो है कि जो इस लड़ाई में आगे खड़ा हुआ है, जो आरएसएस के उस मनुवादी सोच के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, उसके साथ हमें कंधे से कंधा मिलाकर के चलना चाहिए। उसमें हम ये नहीं है कि साहब हम तो केवल किताब लिख रहे हैं, हम तो केवल आर्टिकल्स लिख रहे हैं, हम तो केवल बोल रहे हैं। आज चूंकि बड़ी लड़ाई है, इसलिए हमें उस प्लेटफॉर्म पर भी अगर जाना पड़ेगा। अरे शंकर जी ने भी जहर पिया था। अगर जो लोग कहते हैं कि राजनीति जहर है, तो फिर मैं भी जहर पी रहा हूं, लेकिन ऐसा है नहीं। राजनीति समाज को बदलने का सबसे बड़ा माध्यम है और इसमें मैक्सिमम लोगों को आना चाहिए, अच्छे लोगों को आना चाहिए। अच्छे नहीं होंगे तो फिर जैसे लोग आएंगे, जिससे आप पीड़ित हैं, वैसे ही लोग आएंगे। तो ये देश के लोगों को भी तय करना होगा कि आप अच्छे लोगों को राजनीति में चुनना पसंद करेंगे या आप बुरे लोगों को पसंद करेंगे। ये लोगों का भी चुनाव होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आपने वोट चोरी की चूंकि बात की, तो वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कहना तो उसे एक तकनीकी भाषा होगी। राहुल गांधी लगातार ये रेखांकित कर रहे हैं कि चुनाव आयोग इस देश में वोट चोरी कर रहा है और उसका फ़ायदा सत्ताधारी पार्टी को पहुंचाया जा रहा है। लेकिन जो पलटवार है, आज बीजेपी ने कहा कि हाइड्रोजन बम की बात करते हैं, फुलझड़ी फोड़ देते हैं। चुनाव आयोग ने कहा, फैक्ट चेक की मोहर लगाकर अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, एक्स हैंडल पर लिखा कि जो बातें राहुल गांधी कह रहे हैं वो गलत हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो पूरा नैरेटिव है, इसके बीच में राहुल गांधी अपनी जो बात कह रहे हैं वो आखिरकार लोगों तक पहुंचेगी और फिर चुनावी राजनीति में वोट देते समय एक वोटर इस बात को ध्यान में रखेगा कि नहीं, मेरा वोट तो चोरी हो रहा है, बीजेपी की सरकार में चुनाव आयोग ऐसा करवा रहा है और कांग्रेस पार्टी जो है वो मेरे इस अधिकार की रक्षा करेगी। अपना ये नैरेटिव राहुल गांधी लोगों तक कैसे पहुंचा पाएंगे? देखिए, राहुल गांधी जी को जहां पहुंचाना चाहिए वहां वो पहुंचा चुके हैं। आज इस देश का बच्चा बच्चा ये कह रहा है वोट चोर गद्दी छोड़। ये नारा पिछले 11 साल में जितना लोकप्रिय हुआ है, मुझे लगता है विपक्ष की तरफ से कोई नारा नहीं हुआ। और इस नारे ने जो करिश्मा किया है, लोगों की आंखें खोल दी हैं। लोगों को यकीन नहीं होता था कि बीजेपी चुनाव जीत कैसे रही है। पहले ईवीएम पर सवाल आया, लोगों को लगता था रिजल्ट के बाद कि नहीं कुछ तो होगा। पन्ना प्रमुख कुछ खेल कर रहा था, घर से लोगों को बुला करके ले जा रहा था। लेकिन ये जो पोल खोली है राहुल गांधी ने कि ये वोट चोरी के जरिए सत्ता बन रही है, इसमें कुछ लोगों के वोट काटे तक जा रहे हैं।
और ये तो सबको मालूम है। ये हो सकता है कि आप और हमको ना समझ में आ रहा हो, क्योंकि ना हमारा वोट कटा है ना आपका वोट कटा होगा। लेकिन आप जरा अभी बनारस चले जाइए, आप रायबरेली चले जाइए, या जहां पर महादेवपुरा, जहां कर्नाटक का लिया था उन्होंने, वहां चले जाइए। कितने लोगों के वोट काटे गए, और 5 महीने के भीतर महाराष्ट्र में कौन सा करिश्मा होता है साहब कि लाखों लोग जुड़ जाते हैं। लाखों लोग, उतने लोग जितने लोग 5 साल में वोटर बने थे, उतने 5 महीने में बन जाते हैं। ये कहां से आ रहा है? तो ये खेल लोगों को अब समझ में आ गया है। और जो आप कह रहे हैं कि ये वोट वोट डालते समय ये बात आएगी कि नहीं, उसके पहले आएगी कि हमारा वोट है कि नहीं है, और वोट कटा है तो क्यों कटा है, इसके आरोपी कौन है, ये कर कौन रहा है। जो संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट करने की बात राहुल गांधी पहले करते रहे हैं, अब उन्होंने चुनाव आयोग पर सीधा आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग की मिली भगत से ये सत्ता फर्जी वोटों के जरिए आ रही है। तो चुनाव आयोग को तो मुकदमा कर देना चाहिए अगर उनको लग रहा है कि नहीं ये गलत कर रहे हैं राहुल गांधी। चुनाव आयोग को सफाई अब करना चाहिए, आकर के राहुल गांधी के जो आरोप हैं उन आरोपों को एक्सपोज करना चाहिए कि राहुल गांधी गलत कह रहे हैं। लेकिन पहले आप कहते हैं कि साहब माफी मांगे राहुल गांधी, क्या हुआ? 1 सप्ताह का टाइम लिया था ना चुनाव आयुक्त ने कि 1 सप्ताह नहीं करते हैं तो फिर हम ये करेंगे। क्या कर लिए आप? और इसलिए नहीं कर लिए क्योंकि जो चोर होता है वो थोड़ा बहुत तो बोलता है, उसके बाद खामोश हो जाता है, उसकी हिम्मत नहीं होती है। आप नैतिक रूप से कमजोर होते हैं, और चुनाव आयोग को अगर ये लगता है कि नहीं राहुल गांधी गलत आरोप लगा रहे हैं तो उसे सामने आना चाहिए, या तो उन आरोपों का टू द पॉइंट वो जवाब दे, और अगर ये लग रहा है कि उसकी अवमानना हो रही है तो जाए ना, फिर करे मुकदमा। खामोश क्यों है? ये पिछली बार की प्रेस कॉन्फ्रेंस उल्टी पड़ गई थी, तो अब आप ट्वीट करके बताएंगे? ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा। इस देश के वो लोग जिन्हें वोटिंग के जरिए वो अधिकार हासिल हुआ, इंसान बनने का अधिकार मिला, इस देश के जो बहुजन लोग हैं, जो दलित हैं खास करके, सदियों तक प्रताड़ित रहे। महिलाएं सदियों तक प्रताड़ित रही। वो साहब प्रजा ही बने रहे, वो कभी दास बने रहे, कभी उनको नागरिक बनने का अधिकार नहीं मिला। नागरिक बनने का अधिकार इस संविधान ने दिया, और वोटिंग राइट दिया। वोटिंग राइट क्या कि वो चाहे अरबपति हो और चाहे गरीब आदमी हो, सबका एक वोट एक मूल्य होगा। ये राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित हुआ था। अब उसी वोट पर खतरा है, जिसके लिए बाबा साहब ने कभी कहा था कि हमने वो व्यवस्था लागू कर दी है कि अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, मतपेटी से पैदा होगा। इस देश के जो दलित हैं, गरीब हैं, वंचित हैं, बहुजन हैं, वो अपना राजा बनाएंगे, वो अपना नेता बनाएंगे, वो अपना प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेकिन उनका ही जब वोट हड़प लिया जाएगा, वोट चोरी कर लिया जाएगा, तो फिर क्या होगा? फिर तो आप वही मनुवादी व्यवस्था लादना चाहते हैं, आप राजतंत्र लेकर के आना चाहते हैं। और ये वो लोग हैं जो आज सत्ता में हैं। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, जब अंग्रेज इस देश को छोड़ करके जा रहे थे, बीडी सावरकर ये कह रहे थे कि कम से कम हमें नेपाल के राजा के अधीन कर दो, लोकतंत्र मत दो। इनके निगाह में लोकतंत्र सबसे बुरी प्रणाली है, क्योंकि इस देश का जो गरीब तबका है, वो दलित जो कभी इनके सामने चप्पल पहन करके नहीं चल सकता था, आज कुर्सी पर बैठ करके अपनी बात कह रहा है, उसकी तकलीफ है। इसलिए वोट चोरी करके ये सत्ता में पहुंच रहे हैं, और इसीलिए वो दम्भ है कि अगले 50 साल तक हम सत्ता में रहेंगे। उस दम्भ को चकनाचूर कर दिया है राहुल गांधी जी ने, एक्सपोज कर दिया है। और अब ना चुनाव आयोग जवाब दे पा रहा है, ना सत्ता जवाब दे पा रही है। केवल गोल गोल आप घुमा रहे हैं, फुलझड़ी छोड़ रहे हैं। क्या होती है फुलझड़ी? वो तो समझ में आएगा अभी चुनाव में। और लोग जब सड़क पे आकर के खड़े हैं, बिहार में लोग रगड़ रहे हैं, लोगों को दौड़ा रहे हैं, बीजेपी के मंत्रियों को, और कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। ये है इस राहुल गांधी के इस प्रयास का परिणाम, और इस नारे का परिणाम कि आज बच्चा बच्चा ये बात बोल रहा है। रविकांत जी, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, आप जो बात कह रहे हैं वो देश भर के नज़रिए से मैं उसे समझ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की बात करें तो लोगों की ये चेतना का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी अपना राजनीतिक आधार बढ़ाना चाहती है तो बस फिर लोगों को ही जागना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का तो अपना ऑर्गेनाइजेशन अब भी वहाँ नहीं है। भले ही वो 2024 के चुनाव में गठबंधन के तहत 6 सीटें ले आए हों। आपको क्या लगता है, आप चूंकि उत्तर प्रदेश से आते हैं, आपका एक लंबा अनुभव उत्तर प्रदेश की राजनीति को करीब से देखने का है, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना आधार कैसे बढ़ाएगी, कब तक बढ़ाएगी? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 1989 से हम सरकार से बाहर हैं।
और जब ऐसा समय होता है कि जब आप कहीं गठबंधन में भी सरकार में नहीं होते हैं, तो जो कार्यकर्ता हैं उनका भी मनोबल टूटता है। जो नेता होते हैं वो भी कहीं ना कहीं परेशान होते हैं। तो ऐसे में किसी भी पार्टी के लिए, ये सिर्फ कांग्रेस का मामला नहीं है। अब आप ये सवाल करें कि साहब केरल में बहुत बुरी हालत है बीजेपी की, तो ऑब्वियस है कि जहां पर सरकार नहीं होती है वहां पर कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। और दूसरा, कांग्रेस पार्टी का जो मूल जनाधार था, दलित और माइनॉरिटी, ये उत्तर प्रदेश में जो बहुजन राजनीति हुई उसकी वजह से वो शिफ्ट हो गया था। बीएसपी के साथ गया, माइनॉरिटी सपा के साथ गया, ओबीसी भी विभाजित हुआ। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी ओबीसी चेहरे को लेकर के आगे आते हैं। उन्होंने झूठ बोला कि अच्छे दिन हम लेकर के आएंगे, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। उस समय नरेंद्र मोदी हिंदुत्व की बात नहीं कर रहे थे, उस समय तो रोजगार की बात कर रहे थे, किसानों की आमदनी की बात कर रहे थे। लेकिन जैसे ही सत्ता में आते हैं उसके बाद हिंदू मुसलमान शुरू हो जाता है और ओबीसी फेस थोड़ा बहुत बने रहे। लेकिन इन 11 सालों में सबसे ज्यादा ओबीसी के अधिकारों को खत्म किया गया है। रिजर्वेशन हो, एनएफएस हो, और उनकी भागीदारी आप देख लीजिए। जो मुखौटे हैं भी सरकार में, वो जबान नहीं खोल सकते, चाहे वो दलित हो चाहे वो पिछड़े हों। तो ये तो बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा रहा है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का संगठन कमजोर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा हूं, बहुत शिद्दत के साथ ये एक्सेप्ट कर रहा हूं। लेकिन आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी असर्ट कर रही है। अजय राय जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, लगातार जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। और राहुल गांधी जी जिस तरह से संविधान बचाने की बात कर रहे हैं और दलितों को वापस लाने में बड़ी भूमिका आपको दिखाई पड़ रही होगी। और ये लोकसभा का चुनाव, संगठन तो उस समय भी नहीं था हमारे पास, तब हम कांग्रेस पार्टी में नहीं थे, लेकिन उस समय भी नहीं था। 6 सीटें लोकसभा की जीती, समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीती। तो एक एजेंडा जो तय किया राहुल गांधी ने, और आज मैं समझता हूं कि राहुल गांधी एक बहुजन नायक के रूप में सामने आ रहे हैं। आज उनकी चर्चा बाबा साहब अंबेडकर के विचारों के मूर्त रूप में हो रही है। कांशीराम जी की तरह वो भी बात करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो वो राहुल गांधी जो आज दलितों के स्वाभाविक नेता के तौर पर, न्याय योद्धा के तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं, वो राहुल गांधी के साथ इस प्रदेश का दलित बहुत तेजी से उनके साथ जुड़ रहा है और माइनॉरिटी भी बहुत तेजी से उनके साथ जुड़ रही है। जो अति पिछड़ा समाज है उसमें थोड़ा सा अभी हम पीछे हैं, लेकिन बहुत जल्दी इस पर भी हम लोग काम करने जा रहे हैं। और इस समाज को जिस तरीके से पीड़ा पहुंचाई गई है, वर्ण व्यवस्था के अनुसार साहब आप लोहार को लोहारगिरी करने के इक्विपमेंट दे रहे हैं, नाई को नाईगिरी के इक्विपमेंट दे रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं इसी उत्तर प्रदेश में, जब वो सुल्तानपुर जाते हैं तो चेतराम मोची के यहां वो मशीन भेजते हैं कि जिससे लघु उद्योग शुरू हो। तो चाहे वो बुनकर हो, चाहे वो जाटाऊ समाज हो, नाई हो, बढ़ई हो, कुम्हार हो, इनकी तरक्की और इनका सम्मान जरूरी है। और ये तब होगा जब इनके काम का वो औद्योगिकीकरण होगा। और इस पर लगातार राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं। और सम्मान तो उनको चाहिए ही, उनको भागीदारी चाहिए। और इसके सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस पार्टी न सिर्फ प्रतिबद्ध है बल्कि उस पर काम भी कर रही है। अभी आपने अगर ओबीसी की लिस्ट देखी हो, जो जिलाध्यक्षों की लिस्ट आई है, अनिल जयहिंद जी जो ओबीसी के चेयरमैन हैं, और मैंने देखा है कि उसमें अति पिछड़े समाज के लोगों को भी बड़ी संख्या में शामिल किया गया है, वो विश्वास पैदा करने के लिए। तो मैं समझता हूं कि ये जो स्थितियां हैं, और जो गरीब अपर कास्ट है जिसने मार झेली है इस दौरान, न्याय किसके साथ हुआ है? अंबानी और अडानी जैसे लोगों को छोड़ करके भाई स्कूल बंद होंगे, नौकरियां जाएंगी, तो नौकरियां तो सबकी जाएंगी, तो नुकसान तो उनका भी हुआ है। और मैं समझता हूं, ये बात मैं आपके यहां कह रहा हूं, जरा आप भी गौर से सुनिएगा और आपके जो दर्शक हैं वो भी इस बात को महसूस करेंगे। इस दौर में, इन 11 साल में, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कहने जा रहा हूं कि सबसे ज्यादा अगर नुकसान हुआ है तो वो ब्राह्मणों का हुआ है। आरएसएस ने ब्राह्मणों को हिंसक बनाया है। ये जो खतरा है, पहले क्या थे, नेहरू जी के जमाने में ब्राह्मणों के वो सरस्वती की पूजा करते थे, पढ़ते लिखते थे, बड़े बड़े पीएसयूज खुले, वो वहां पहुंचे, वो आईआईटी गए, आईआईएम गए। लेकिन अब नौकरियां नहीं है, आपने विश्वविद्यालय नहीं खोले, और उन्हें क्या, उन्हें एग्रेशन उनको उनके भीतर पैदा कर दिया आपने। तो आज वो
लाठी और डंडा लेकर के खड़े हुए हैं। मनुवादी सोच आपने उनके भीतर पैदा करती जो धीरे धीरे कम हो रही थी। गांधी जी का जो प्रयास था कि वो भी महसूस कर रहे थे कि हाँ हमारे पुरखों से गलती हुई है। तो आज जो आरएसएस ने काम किया है उससे इस समाज में भी कहीं ना कहीं वो अज्ञानता और अंधेरा फैला है। इससे बाहर निकालने का काम भी कांग्रेस पार्टी करेगी। नेहरू जी के दौर में था, तो इसलिए हमारा विरोध किसी से नहीं है। हाँ, विरोध उस संघी मानसिकता से, उस हिंदुत्ववादी मानसिकता से है, उस मनुवादी मानसिकता से है जो इस देश में संविधान को खत्म करके, लोकतंत्र को खत्म करके राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। इस सोच के खिलाफ हमारी लड़ाई है और यही गांधी जी का रास्ता है, ये नेहरू जी का रास्ता है, ये बाबा साहब अंबेडकर के विचारों का रास्ता है। जी, एक सवाल और कि अखिलेश यादव आज की तारीख में उनकी पार्टी लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ वो विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है, यानी कि जो कंटेंडर है, मेन कंटेंडर 2027 के लिए अखिलेश यादव हैं। कांग्रेस पार्टी के अहम सहयोगी हैं लोकसभा से लेकर उत्तर प्रदेश में, तो वो हैं ही। आप उनकी पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं? देखिए, अखिलेश यादव जी पीडीए की राजनीति कर रहे हैं और बहुत समझदारी के साथ राजनीति कर रहे हैं। मंझे हुए नेता हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, उसके 5 साल वो मुख्यमंत्री रहे हैं, अनुभव उनके पास है। और इस समय जिस तरीके से वो लोगों के बीच में जाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि मैं अपेक्षा करता हूं कि वो इसको और बढ़ाएंगे और खास करके दलितों और अति पिछड़ों के बीच में भी वो जाएंगे। ये कई बार आरोप उनके ऊपर लगते हैं और मैंने भी उनसे इस बात को पहले कहा है, पहले उन तक ये बात पहुंचाई है। और आज अखिलेश यादव अपने उस स्ट्रेटजी को, जो स्ट्रेटजी उनकी लोकसभा चुनाव में थी, 2 जनरल सीट पर उन्होंने एससी को टिकट दिया था, उन्होंने यादवों को कम करके यादवों को कम करके कुर्मी समाज को, मौर्य समाज को बड़े संख्या में टिकट दिया था। अति पिछड़ा समाज और दलित समाज पर थोड़ा सा उनको और ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। हालांकि हम सलाह देने वाले कोई नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होगी, चूंकि वो हमारे अलायंस पार्टनर हैं और इस नाते उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो उनके नेतृत्व में आगे बढ़ना चाहती है, सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहती है। तो इसलिए अलायंस पार्टनर होने के नाते भी हम उनको ये सलाह दे सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से नहीं। और अखिलेश यादव जी जिस तरीके से पीडीए के फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि जीत का मंत्र साबित होगा 2027 में। इसमें आप ये कह रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि आप जो उत्तर प्रदेश में सरकार बदल जाएगी, अखिलेश यादव या इंडिया गठबंधन जो है वो बीजेपी को सत्ता से बाहर करने में कामयाब होगा? देखिए, निश्चित रूप से हम ये बात कह दें या अखिलेश यादव ये बात कह दें, उससे नहीं होता। इस प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और जनता के बीच में हम लोग हैं, हम लोग बात करते हैं, नौजवानों से बात करते हैं, किसानों से बात करते हैं, महिलाओं से बात करते हैं। दलित और पिछड़ों के बीच में जिस तरह से प्रताड़ना हुई है, अति पिछड़े समाज के लोग, प्रजापति, पाल, नाई, राठौर, इन लोगों के साथ जो प्रताड़ना हो रही है, और आप अगर आंकड़े उठा करके देखिएगा, 1000 से ज्यादा लोगों को मारा पीटा गया है, हत्याएं तक हुई हैं। और आरोपी कौन है? योगी आदित्यनाथ जी के सजाती है। आरोप ये है कि ये प्रशासन उनको बचा रहा है। इसीलिए अति पिछड़ा समाज में बहुत बेचैनी है, क्योंकि वो जाट और यादव और गुर्जर और कुर्मी की तरह सबल नहीं है कि साहब मुकाबला कर लेगा। हालांकि यहां तो यादवों के साथ भी वही हो रहा है, लेकिन ये जो समाज है वो कमजोर है और उसके साथ जो हो रहा है, प्रशासन जो कर रहा है, पुलिस जो कर रही है, एक खास जाति के लोग कर रहे हैं, उससे लोग बेहद प्रताड़ित हैं। और इसलिए अभी कुछ दिनों पहले प्रजापति समाज का सम्मेलन हुआ, अखिलेश यादव जी उसमें मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी भी बहुत जल्दी इस समाज के बीच में जाएगी, जो उनके कंसर्न है, जो उनकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के साथ हम खड़े होंगे। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस प्रदेश की जनता ये कह रही है कि इन्हें उखाड़ करके फेंकना है। वोट चोरी अगर नहीं हुई, अगर हम उसको रोकने में कामयाब हुए, तो मैं 100% ये बात कह रहा हूं पूरे दावे के साथ कि इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हवा नहीं मिलेगी कि और वो गिनेंगे कि हमारी कितनी सीटें आई हैं। वो ये नहीं होगा कि झुग्गा भर मिल रहा है। ये हालात। चलिए, जरूर
आपने तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात की। डॉक्टर रविकांत, आपको आपकी नई भूमिका के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपकी इस बदली हुई भूमिका के मद्देनज़र आगे भी तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हम आपको बुलाते रहेंगे, आपको कष्ट देते रहेंगे, आपका वक्त लेते रहेंगे। आज आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। आज के लिए नमस्कार।